जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 18 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और जानिएगा कि हमारे एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है और नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी करंट अफेयर्स है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सत्र प्रारंभ करें। लेकिन उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आइए आज की पॉजिटिविटी देखें। पाने की अगर इच्छा रखते हैं तो कोशिश भी हमें ही करनी होती है। अर्थात जीवन में अगर कुछ पाने की लालसा है, कुछ करने का मन है या हमें कुछ चीज प्राप्त करनी है तो कभी भी किसी के भरोसे ना टिके। अपने ऊपर भरोसा रखें, दृढ़ संकल्पित होकर समर्पित होकर अपने लक्ष्य के प्रति रोज मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और रोज बोलता हूं मैं आप सभी को कि अगर आज 18 तारीख है तो आपके पास 19 तारीख को क्या करना है उसका प्लान आपके रात के एक फॉर्मेट में, रात के एक आपके पास नोटबुक में उसका प्लान होना चाहिए, जिससे कि आप उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन आपको ये एहसास होगा कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी जो लगन कैसी है, मैं कितना समर्पित हूं अपने लक्ष्य के प्रति, वो आप जरूर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि लोकसभा में बिना बहस के किस विधेयक को पारित किया गया जो आयकर अधिनियम 1961 को पूरी तरह बदल देगा। वो है आयकर विधेयक 2025, जिसे संख्या 2 के नाम से जाना जा रहा है। और मैं ये विधेयक इसलिए लाया गया है कि जो आयकर नियम थे 1961 के प्रावधानों के अनुसार वो काफ़ी जटिल थे, लोगों को समझने में काफ़ी समस्याएं होती थी, समझने में समय लगता था। लेकिन ये आसान पारदर्शी जो है आयकर नियम बनाए गए हैं लोगों के लिए। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। मैं आप सभी को बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जीके-जीएस के इतिहास के जीके-जीएस में आपको प्रश्न ऋग्वैदिक काल के देखने को मिलेंगे। और ऋग्वैदिक काल मतलब कि आर्यों के द्वारा बनाया गया काल या आर्यों के द्वारा जन्मा गया काल या आर्यों के द्वारा जो है इसको संचालित किया गया हुआ काल रहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, जो आर्य थे जिसे मध्य एशिया से आए हुए कहा जाता है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं, विद्वानों ने, हम उस इतिहास में आकर जानेंगे इसे। लेकिन आप सभी को बता दूं जो आर्य सभ्यता थी, जो ऋग्वैदिक काल था, वो पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक सिविलाइज्ड जो है सिविलाइजेशन था। सिविलाइज्ड आपका जो है कहा जा सकता है सुसज्जित प्लान्ड वे पे बनाए गए शहरों की जो प्रमाणिकता हमें देता है, उसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? गैर आर्य थी। ठीक है, चलो अब देखते हैं टॉप जॉब का बुलेटिन कि आप लोगों के लिए कौन कौन से जॉब्स जो हैं वो आने वाले हैं, जिसके आपको तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बीएसएफ मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से 1121 मतलब 1121 पद जो है वो भर्ती के लिए लाए गए हैं। 24 अगस्त से आवेदन शुरू किया गया है। जो नोटिफिकेशन है वो 16 अगस्त को आ चुका है। मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका पे स्केल रहेगा इसमें 25,500 से 81,100 तक इसका पे स्केल होना मतलब हो सकता है। हेड कांस्टेबल पद का नाम होगा जिसमें रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के भी पद रहेंगे। ठीक है, 24 अगस्त 2025 को आवेदन शुरू हो जाएगा। तो जितने भी लोग बीएसएफ में जाना चाहते हैं वो अपनी पढ़ाई तैयारी चालू कर दें। उसके बाद यूपीपीएससी में लेक्चरर के पदों की भर्ती आई है, जो कि पुरुष में 777 है, महिला में 694 है।
है ना। 43 जो है स्पष्ट दृष्टि बाधित जो स्कूल के लिए लेक्चरर होंगे उनके 43 पद है। यूजी जेल ट्रेनिंग स्कूल जो है प्रोफेसर का पद 2 है। कुल पदों की संख्या 1516 है। तो यूपीपीएससी के भी लोक सेवा आयोग के ये पद लाए गए हैं। क्लियर। चलो अब आ जाते हैं करंट अफेयर की ओर। 79 नंबर का जो स्वतंत्रता दिवस रहा है हमारा 15 अगस्त 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी ऐतिहासिक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल की घोषणा की है? तो इसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। ठीक है, मिशन सुदर्शन चक्र। इसके माध्यम से सभी विभागों की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, हर नागरिकों की सुरक्षा पे बल दिया जाएगा। 10 वर्षों का टारगेट रखा गया है। 10 वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है ये, है ना। भारत के महत्वपूर्ण संस्थाओं और अवसंरचना की सुरक्षा करना, जिसमें हर नागरिक को सुरक्षित महसूस कराना, विदेशी सुरक्षा प्रणालियों पर निर्भरता को घटा देना, निगरानी, साइबर सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर चीज़ें क्या होते जा रही है तो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होती जा रही है, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होते जा रही है, जिससे कि जो साइबर क्राइम करने वाले मतलब आतंकवादी होते हैं, साइबर क्राइम वाले जो क्रिमिनल्स होते हैं वो हमारे टेक्नोलॉजी को हैक कर सकते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए साइबर सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा, जिसमें हमारे भारतीय सैनिक किस प्रकार से हमें सुरक्षित कर सकते हैं उस पर बल दिया जाएगा। खतरों के पहले पहचान कर उनकी रोकथाम करना, रिसर्च इनोवेशन के जरिए जो है पूरे स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली विकसित करना। मतलब भारत का ही सुरक्षा प्रणाली को हमें विकसित करना है, भारत के नागरिकों के लिए, भारत की संस्थाओं के लिए, भारत के सभी क्षेत्रों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं एआई सक्षम निगरानी प्रणाली, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम सारी चीज़ों की निगरानी रख सकते हैं। संवेदनशील स्थानों की जो है आप निगरानी कर सकते हैं, स्मार्ट तरीके से उनकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा कमांड दिया जाएगा जिससे कि खतरे को वो तुरंत भांप लेगा। ठीक है, मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा, साइबर युद्ध, है ना, हाइब्रिड खतरों से बचा जाएगा। साइबर युद्ध बहुत हो रहा है, साइबर बताया मैंने कि हमारी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है, तो वो हैकिंग वगैरह रुक सकती है। भौतिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण, या इसे हम कहेंगे जितने भी हमारे सुरक्षा प्रणाली है उसको बेहतर करना, तुरंत एक्शन के मोड में उनको कमांड देके रखना। एकीकृत खतरा प्रतिक्रिया नेटवर्क, सुरक्षा बल, खुफिया एजेंसी, शोध संस्थान इसमें मिलकर कार्य करेंगे। जन जीवन सहयोग, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, मतलब सरकारी रक्षक उपक्रम, निजी उपक्रम, शोध संस्थान इसमें सभी जो है कार्य करेंगे। पीपीपी मॉडल पे होगा। और सांस्कृतिक प्रेरणा भी जो है हमें मोदी जी ने दिया था। अब यहाँ पर सवाल आता है कि और क्या क्या जी के फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो पीएम मोदी को सबसे लंबा भाषण दिया है 2025 में, टोटल 103 मिनट में। लास्ट टाइम 98 मिनट का दिया था इन्होंने। पहले अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 72 मिनट का दिया था 1947 में। इंद्र कुमार गुजराल ने 71 मिनट का 1997 में दिया था। सबसे छोटा भाषण भी मोदी जी का है 1954 में, सॉरी मोदी जी का नहीं है, मोदी जी का भी होगा भाई, नहीं है क्या? नहीं सॉरी, सबसे छोटा भाषण जो है मोदी जी का नहीं है भैया, सबसे छोटा भाषण है जवाहरलाल नेहरू जी का 1954 में। इंदिरा गांधी जी 14 मिनट 1966 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी 25 मिनट दिए थे। मनमोहन सिंह 32 मिनट दिए थे। वैसे भी मनमोहन सिंह जी बहुत कम बोलते थे। लगातार भाषणों में दूसरा स्थान जवाहरलाल नेहरू 17 बार दे चुके हैं, 12 बार नेहरू जी दे चुके हैं और 11 बार इंदिरा गांधी जी को पीछे कर दिया है मोदी जी ने। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, जो कि आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला कंटेंट यूज कर सकते हैं। निम्न में से किस फुटबॉल क्लब को 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही सालों से लगातार ये पहले पायदान पे बना हुआ है, जिसका नाम है रियल मैड्रिड। एक बहुत ही शानदार फुटबॉल क्लब है
जो कि वाइट कलर के ड्रेस में मिलेगा आपको। मैड्रिड स्पेन में इसका जो है क्लब है ना। इसकी ब्रांड वैल्यू की बात करें तो 1.921 अरब यूरो, हर साल लगभग 14% ये ब्रांड वैल्यू अपनी बढ़ाते जा रहा है। रेटिंग है इसकी AAA+, लगातार चौथे साल मूल्यवान क्लब रहा है। अगर इस क्रम में देखें तो रियल मैड्रिड पहले नंबर में है, दूसरे नंबर में है बार्सिलोना जो कि आपका 1.7 अरब यूरो दूसरे स्थान पे है। मैनचेस्टर सिटी 1.4 अरब, लिवरपूल 1.4 अरब, पेरिस सेंट जर्मन 1.4 अरब। ठीक है, रियल मैड्रिड, ज़ॉबी अलोंसो प्रबंधक है इसके। 1902 में इसकी स्थापना हुई है ना। अगर हम बात करें उपनाम इसका ला कासा ब्लैंका है और मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में 18 अगस्त 2025 को वाटरवेज टू वंडर ऑनलाइन क्रूज टूरिज्म पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है भाई? कहाँ किया जा रहा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। मुंबई में आयोजित कराया जा रहा है। अब क्या है वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म? क्रूज जो होता है ना मेरे प्रिय साथियों, आप जानते हो टाइटैनिक मूवी देखे होंगे, क्रूज है जिसमें लोग यात्रा के जरिए, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के जरिए आराम से लग्जरियस खाने पीने की व्यवस्था, नाइट पार्टीज वगैरह सारी चीज़ें जो है उसमें अवेलेबल रहती है। तो उसमें देखा जाए तो पाश्चात्य सभ्यता है, विदेशों में ज़्यादा होता है। भारत में उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, साथ ही साथ उस व्यापार को ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये पहल की जा रही है। भारत में क्रूज पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना, नई नीतियों और बेहतर तरीकों पर चर्चा करना, भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र बनाना, ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, महाराष्ट्र पर्यटन विभाग है ना, विकास निगम, अन्य विशेष निजी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 18 अगस्त 2025 को आज के दिन ही ये आयोजित कराया जाएगा। मुख्य चर्चा का विषय क्या है? क्रूज पर्यटन विकास के लिए रणनीतिक दृष्टि, नीतिगत नियामक सुधार, सांस्कृतिक व तटीय यात्रा कार्यक्रम, क्रूज टर्मिनल की स्मार्ट तकनीकी, हरित बंदरगाह रणनीति, ये सब चीजों को बेहतर बनाना और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो ये ज्यादा जरूरी था जानना, आज के दिन हो रहा है। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात बढ़ाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है? अब अमेरिका से तो लेगा नहीं, सऊदी अरब और इराक से कम कर दिया है। ठीक है, अब इतना बड़ा धोखा दे दिया, दिल तोड़ के दिल्ली के, ऐसे कुछ गाना था ना एक, है ना। तो ट्रंप ने जो है दिल तोड़ दिया है। तो मैं बता दूं आपको कि रूसी तेल आयात जो है अब बढ़ाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया गया है। 52 लाख बैरल प्रतिदिन जो है आपका कुल तेल आयात जो है 52 लाख बैरल प्रतिदिन हो रहा है। 38% हिस्सा जो है रूस से आया है भारत में। अब देखो 20 लाख बढ़ोतरी हुई है, पहले 16 लाख था। इराक से 7.3 लाख मंगाता था, अब उसको आपका अभी मंगा रहा है 7.30 लाख बैरल पर डे, और पहले 9 लाख था, है ना, 9.07 था। तो इसमें कमी हो गया, इराक से कम कर दिया, सऊदी अरब से भी कम कर दिया है। ठीक है, अब भारत जो है सस्ता रूसी क्रूड खरीद रहा है, किससे? तो रूस से। क्लियर? आर्थिक कारण, रूसी तेल खाड़ी देशों की तुलना से सस्ता मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कम लग रहा है, घरेलू ईंधन कीमतें स्थिर हो रही है, महंगाई पर हम क्या कर रहे हैं? नियंत्रण कर पा रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूसी रूबल चलता है, यूरोप एशिया में स्थित है, रूसी बोली जाती है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। मिखाइल मिशुस्तीन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। क्लियर? तो अब हम ज़्यादा कहाँ से आयात कर रहे हैं? तो रूस से ज़्यादा आयात कर रहे हैं। क्लियर? इसी का विरोध करते रहता है कौन? अमेरिका।
राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम से अपनी 16 दिवसीय मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। मतदाता अधिकार यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतदाता जागरूकता और अधिकार संरक्षण। राहुल गांधी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर कि उन्होंने बहुत सारे क्या किए हैं, फर्जी वोट चोरी किए हैं। लोगों का सही पता नहीं है, लोगों का सही आपका घर द्वार नहीं है, फोटो नहीं है। एक घर पे जो है 50-50 लोगों का वोटर लिस्ट बना दिया है जो कि महज 10x10 का है। ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा है अगर आरोपों के सबूत हलफनामे से पेश नहीं किए गए तो राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी होगी। हाल फिलहाल में जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपना वेबसाइट भी थोड़ी देर के लिए बंद रखा था। खैर, जो हो रहा है देश में वो तो आपको दिख ही रहा है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है और युवा बेरोजगार जो है बहुत ज़्यादा है और रोजगार के लिए उनके लिए कार्य करना जरूरी है। तो ये राजनीतिक प्रोपेगेंडे में पढ़ने का काम हमारा है नहीं, बस ये है कि युवाओं को रोजगार किया जाए, वो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए किसी भी सरकार का। और युवा जो है सोचता है कि मुझे सरकारी नौकरी लेना है, लेकिन उसका प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है। 12वीं में सोचा है गवर्नमेंट जॉब पाना है और कॉलेज के बाद तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में भगवान किसका साथ देगा? जो पहले 12वीं से तैयारी कर रहा है उसी का तो साथ देगा ना। ठीक है, ऐसी चर्चा हमारे बीच में अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि युवाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। हम बात करते हैं जो अभी चल रहा है। बिहार जो है, बिहार में सासाराम से चालू होगा, 16 दिन की अवधि होगी, 1300 किलोमीटर यात्रा होगी, 20 जिले कवर किए जाएंगे। 1 सितंबर पटना में समापन होगा। एक व्यक्ति एक वोट अधिकार की रक्षा, संविधान बचाने का संदेश, मतदाता जागरूकता के लिए यह कार्य किया जा रहा है। ठीक है। और इसको वोट चोरी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। ठीक, चलो, हम क्या हैं, शिक्षा के क्षेत्र के लोग हैं। बायस्ड हम हो नहीं सकते, अनबायस्ड वे पे बात कर सकते हैं, लेकिन जब सारी चीज़ें सही हैं तो इलेक्शन कमीशन को सारा रिपोर्ट जो है अपने वेबसाइट में डाल देना चाहिए। और अगर त्रुटि बस कुछ हो गया हो तो त्रुटि को सामने ले आना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम ना किसी भी दलीय पार्टी के पक्ष नहीं लेते हैं भाई। ठीक है। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उज्ज्वला योजना सिलेंडर दे रही है घरों में, है ना। और क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी योजना है जिसकी वजह से मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो हम अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। इसरो ने हाल ही में किस राज्य में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना की है? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के एक स्कूल है, उस स्कूल में अंतरिक्ष प्रयोगशाला, अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला को खोला गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज सियोमी जिले में मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इसे चालू किया है 16 अगस्त 2025 को। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन के द्वारा इसे बनाया गया है और ये कार्य करेगी स्टीम पे, मतलब साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स के लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन देगी, इसमें कार्य करने का मौका देगी। अब इससे होगा क्या कि ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, जो युवा वर्ग हैं, जो अपने मोबाइल, टीवी, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से इसरो, नासा, स्पेस रिसर्च, इन सभी सारी चीज़ों की जो जागरूकता होती है बचपन में स्कूली पुस्तकों में जब वो पढ़ते हैं, शुभांशु शुक्ला जी की जो अंतरिक्ष यात्रा के बारे में उन्होंने पेपर में पढ़ा होगा, तो वो सब सारी चीज़ों की जागरूकता से वो इस क्षेत्र में मेहनत करेंगे, एरोस्पेस में, आपका अंतरिक्ष विज्ञान में, और उनका जो सपना है इसमें कार्य करने का, उसके प्रति वो अग्रसर होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छी पहल है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की, जो कि
1969 में बनाया गया था डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के द्वारा। बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है। वी नारायणन इसके अध्यक्ष हैं। आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। 12-13 अगस्त को अनुसंधान और विकास में सुगमता की 5वीं परामर्श बैठक अहमदाबाद में आयोजित की गई। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो है वो गिफ्ट के साथ कोलैबोरेशन करके विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। मतलब कि गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जिसके साथ गिफ्ट सिटी जो है कोलैबोरेशन करके युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण के लिए कार्य करेगी। भारत स्टील का नया लोगो बन गया है, नया नाम टाइप का नया डिज़ाइन आ गया है, जो कि लोगों को एक नई रुचि प्रदान करेगा और इस्पात एवं भारी उद्योग के क्षेत्र में भारत की जो नई रणनीति है उसको प्रेषित करेगा। क्लियर। राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए चुने गए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को किस क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया है। ठीक है, ये प्रश्न आपको देना है। इसका आंसर सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। मोहरे हैं, बर्तन है, जेवर है, हथियार है, मंदिर है या लिपि है, इसको आपको बताना है। सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।